हाँ। महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी हमारे साथीगण और हर साल अनिल जायसवाल जी यह जयंती मनाते हैं। और मैं महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर, शांति दूत, विश्व शांति दूत तथागत गौतम बुद्ध और छत्रपति शिवाजी महाराज और मैं सभी महापुरुषों को नमन करके जो बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले सभी हमारे महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। जय भारत, जय भीम, जय भीम करता हूं। और मैं अपनी बात को यहीं से शुरुआत करता हूं। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन जो है दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की अधिकारों की लड़ाई लड़ने में पूरा जीवन इन्होंने जो है अपना खपा दिए। और इनका बचपन जो है, इनकी जो पैदाइश है वह मध्य प्रदेश मऊ ज़िले में हुई। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। वह जो है अंग्रेज़ों की सेना में शामिल थे और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने एजुकेशन देने का काम किए। बहुत संघर्षों से इनका जीवन कटा। पानी के लिए जो स्कूल में पढ़ते थे वहाँ इनको पानी नहीं मिलता था। ये सारे बातें तो लोग जानते ही हैं, उनका जीवन कैसा था। और 32 डिग्रियाँ थी उनके पास पूरे विश्व में। आज जो है पूरे विश्व में ऐसा कोई महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ जिसने जो है 32 डिग्रियाँ ली। ब्राह्मण तो उसे कहते हैं जो पैदा होते ही ब्राह्मण है, लेकिन सही मायने में बाबा साहेब अम्बेडकर ब्राह्मण थे, पंडित थे। और मैं इनको पंडित मानता हूँ और विद्वान मानता हूँ। पूरे विश्व में इनसे बड़ा विद्वान पैदा ही नहीं हुआ जो इतने मतलब संघर्षों के बाद, मतलब जो इंसान को किताबें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो इंसान को किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, वह इंसान जो है पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनका विद्वता में डंका बजता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इनकी बहुत विशाल मूर्ति लगाए और कहे कि एक सूरज जो है हमको रोशनी देता है और एक ज्ञान का सूरज ये है जो हमें ज्ञान देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ पर पिछड़े समाज के लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि वह दलित थे। असल में अगर बाबा साहेब अम्बेडकर यही अमेरिका में, जापान में या चाइना में या कोई और देश में पैदा होते तो वह वहाँ पर बहुत बड़े विद्वान होते, उनकी पूजा होती और पूरा अमेरिका करता। अगर अमेरिका में पैदा होते, जापान में पैदा होते तो जापान करता, और इंग्लैंड में पैदा होते तो इंग्लैंड करता। दोस्तों, यह उस समाज को अधिकार दिलाए जिस समाज के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समाज को संविधान में अधिकार दिलाए। दोस्तों, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था भारत में। मजदूर जो थे मिल में जो काम करते थे, मैं यादव समाज का हूँ, मेरे पिताजी भी मिल में थे। दोस्तों, आज यहाँ जो बम्बई में जो मेरे पास घर है, जो मेरे पिताजी गांव में घर बनाए और जो भी कुछ मेरे पास है वह बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। क्यों? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर एम्प्लॉय लॉ नहीं बनाते, 1942 में ये बॉम्बे प्रोविजन के कामगार मंत्री थे,
और उत्तर भारत के सर छोटू राम कामगार मंत्री थे। यह दोनों महापुरुषों ने पूरे भारत में मजदूरों को जो है एम्प्लॉय लॉ बना के दिया, और लोग 16 घंटा काम करते थे। ना उनको ना उनको जो है बच्चों को पढ़ाई का अधिकार था, ना उनको मेडिकल था, ना पीएफ था, ना फंड था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको जो है मेडिकल का अधिकार दिया, छुट्टी का अधिकार दिया, उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, उनको 8 घंटे ड्यूटी दी। यह सारे जितने भी कामगार हैं पूरे भारत में, और जितनी भी महिला कामगार हैं जिनको आज वह गर्भवती होती हैं, उनको 6 महीने की जो छुट्टी मिलती है, और जो कंपनी पगार पूरा भर के देती है। हमारे ही बैंक में, HDFC बैंक में एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, वह गर्भवती हुई, और उस महिला को मैंने कहा कि आपको जो ये 6 महीने की छुट्टी मिली है और 6 महीने का जो पूरा पगार भर के मिला है, यह किसकी देन है? वो बोली मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उसको कहा किसी महिला को ये नहीं मालूम है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया। महिलाओं के लिए उन्होंने जो है जो एम्प्लॉय महिलाएं हैं उनके लिए 6 महीने की छुट्टी पगार भर के, और बच्चे का लालन पालन के लिए पूरा खर्चा वो कंपनी देती है। तो दोस्तों, महिलाओं को बाबा साहेब अम्बेडकर ये समझते थे जिस समाज में महिलाओं की प्रगति नहीं होती है वह समाज जो है अंधा लंगड़ा लूला होता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर उस समाज के विकास को महिलाओं के विकास के आधार पर देखते थे। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर तो बहुत कुछ चाहते थे। अगर बाबा साहेब की नीतियों को अगर संविधान में डाल दिया गया होता तो आज हमारे देश में कोई गरीब भूखमरी से, कुपोषण से, बीमारी से नहीं मरता। आप लोगों को नहीं मालूम है, भारत में हर साल 25 लाख लोग SC ST और OBC के, ज़्यादातर तो SC ST के, उसमें 10 लाख बच्चे हैं कुपोषण और बीमारी के कारण मर जाते हैं। ऐसे आंकड़ा जो है ये जब से संविधान इस देश में लागू हुआ है उसके बाद कम से कम 8 से 9 करोड़ लोग कुपोषण, बीमारी और भूखमरी से मर गए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में एक मेमोरेंडम डालना चाहते थे, लेकिन वो मेमोरेंडम नहीं डाल पाए। उसमें वो चाहते थे कि ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करके, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के पास और आदिवासियों के पास और OBC के 80% लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, वो भूमिहीन थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और ज़मीनों को समान रूप से सबको बांट दिया जाए, और एजुकेशन और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ ऐसी है जो सभी लोगों को समान रूप से सरकार दे, राज्य दे। लेकिन यह दोनों मेमोरेंडम को संविधान सभा में जो उस समय जमींदार दो थे, जो 389 लोगों में से 94 लोग जो है मनोनीत होकर के गए थे, और 296 लोग जो है वह चुन करके गए थे। लेकिन जो लोग चुन करके गए थे उनको सारे लोगों ने वोट नहीं किया, उनको 1% लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, जमींदार, जो पैसे वाले लोग थे वही लोग वोट किए। तो 296 लोग चुन करके गए थे और 94 लोग मनोनीत होकर के गए थे। 389 लोग जो है इस संविधान सभा में गए थे। तो वह जो जमींदार थे वह लोग इस कानून के विरोध, मतलब ये कानून जो डालने वाले थे समानता का, इस कानून के विरोध में आ गए, और बाबा साहेब अम्बेडकर का वहाँ पर जो है इस मेमोरेंडम का विरोध हो गया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर इस मेमोरेंडम को डाल नहीं पाए, और जमींदारों ने अपने लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आर्टिकल 31, 19 में 7 जो अधिकार दिए गए हैं उसमें से एक अधिकार जो है वह संपत्ति बचाने का अधिकार है। संपत्ति बचाने का अधिकार आर्टिकल 19-31 में दिया गया है। जमींदारों ने अपनी संपत्ति को बचा लिया, और इसलिए जो है आज भी जो है शेड्यूल कास्ट के पास और पिछड़ों के पास और आदिवासियों के पास आज भी कम से कम 60% लोगों के पास ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन है, संपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, हमारा संगठन है राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन, जो ये चाहता है
कि जिन लोगों को, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी 26 नवंबर 1950 में संविधान सभा में ये बात कही कि ये संविधान जो है हमें वोट का अधिकार समान देता है, लेकिन हमें जो है आर्थिक आज़ादी नहीं देता है। आर्थिक हमारा जो है आर्थिक आज़ादी नहीं देता है। और उन्होंने ये भी कहा जिसका आर्थिक शोषण होगा वह इस देश में क्रांति करेंगे। और 1953 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा जिनका इस देश में शोषण होगा वह जो अपनी लड़ाई, जो अपनी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई और समानता, सामाजिक समानता की लड़ाई, आखिरी खून के बूंद तक इस लड़ाई को लड़ना है। 1953 में उनका ये भाषण था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दोस्तों इस देश में समानता की बात की। और अगर ये मेमोरेंडम लागू हो जाता तो आज 25 लाख लोग भूखमरी से नहीं मरते, सबके पास रोटी कपड़ा मकान होता। आज भारत में कोई भूमिहीन नहीं होता, लेकिन इस कानून को लागू नहीं होने दिया गया। तो हमारा ये संगठन जो है 2016 में इस अधिकार को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अधिकार देना चाहते थे, उस अधिकार के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी को, राष्ट्रपति उस समय के थे और सीतारमण जो वित्त मंत्री थी, उनको जो है ईमेल के द्वारा अमृतलाल जी ने पत्र लिखा और कहा सभी लोगों को समान संपत्ति का अधिकार दे दो। संपत्ति तो बांटी नहीं जा सकती है, संपत्ति का जो अधिकार है, मतलब जिन लोगों के पास भारत में जो है, जो जनरल लोग हैं, जो इस भारत देश में उनकी संख्या 22% है, 22 से 15% जोड़ा जाता है जनरल को, मतलब 15% जो जनरल हैं और 7% जो अलग से जो जनरल हैं। तो जो मतलब इस देश में 15% लोग हैं, उनके पास इस देश में 89% संपत्ति है। और जो इस देश में 85% लोग हैं, जो ओबीसी है, उनके पास 9% संपत्ति है। जो ये शेड्यूल कास्ट है उनके पास 2% संपत्ति है। तो ये मिला के 11% संपत्ति हुई। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश में समानता है, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तो बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में, जो ये देश हमारा है, यह तथागत गौतम बुद्ध का जो समानता का सिद्धांत था, सम्यक आजीविका, तो अमृतलाल सर जी ने कहा कि समान संपत्ति का अधिकार जो है वह 6%, 5,000 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, जो 1 से 10% लोगों के पास है, इसके ऊपर 6% संपत्ति ब्याज उनसे ले लिया जाए। तो 5,000 लाख करोड़ में अगर 6% संपत्ति ब्याज ले लिया जाएगा तो 288 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को हर साल मिल जाएगा। ना सरकार को जीएसटी लगाने की ज़रूरत है गरीबों के ऊपर। सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो वह 85% के लोग जो मध्यम वर्ग और गरीब हैं 18% से लेकर 28% जीएसटी देते हैं, और सिर्फ अमीर लोग 4% टैक्स देते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा बजट बनता है यह 34 लाख करोड़ का है, लेकिन 50 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर के यह पूंजीपतियों को पैसा दिया जाता है, उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया जाता है। लेकिन आज भी हम जब समान संपत्ति के अधिकार को कांग्रेस से लेकर बीजेपी के लोगों को, ये बार बार हम लोगों ने कहा कि समान संपत्ति का अधिकार लागू करो, बजट से इन गरीबों का कोई भला नहीं होने वाला है। तो समान संपत्ति का अधिकार अगर लागू हो जाए तो 288 लाख करोड़ रुपए से हर परिवार को हर महीने का, अगर 5 लोग हैं तो एक आदमी को 12,000 रुपया दिया जा सकता है, अगर 5 लोग हैं तो 60,000 रुपया महीना दिया जा सकता है। तो इसके देने के बाद भी सरकार के पास कम से कम 90 लाख करोड़ रुपया बचता है। तो सरकार जो आज 50 लाख करोड़ रुपए का बजट यहाँ वहाँ से 16 लाख करोड़ कर्ज ले करके 34 लाख का टैक्स कलेक्ट और ये सब टैक्स 50 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज मतलब बजट बनाती है, उसमें ना एजुकेशन पर यहाँ खर्चा कर पाती है, ना स्वास्थ्य पर खर्चा कर पाती है, बहुत कम बजट दिया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए भारत का विकास नहीं हो पा रहा है। आज हमारा देश अंधविश्वास और पाखंड की जकड़ में इस तरीके से जकड़ गया है, तो हमारे युवा जो है, आज अमेरिका ने अपना खुद का सूरज बना लिया है, उससे बिजली पैदा कर रहा है, AI बना लिया है, वो अपनी सेना को मजबूत कर लिया है। आज 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है उसकी, और हमारा 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है।
दोस्तों हमारा देश इसीलिए यहाँ का शेड्यूल कास्ट के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, ओबीसी का विकास नहीं हो पा रहा है। तो समान संपत्ति अगर अधिकार लागू हो जाए तो जैसे वर्षा जब होती है तो 90% पानी जो है समुद्र में चला जाता है और 10% पानी जो है वह नदियों में और अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर और नाले के अंदर, कुएं के अंदर, ये सब पानी चला जाता है तालाब के अंदर। तो उसी तरीके से पैसे का बहाव है। पैसा जो है 90% जो है अगर गरीबों के पास आएगा तो गरीब जो है इससे जो है मोबाइल लेंगे, टीवी लेंगे, कपड़ा लेंगे, घर लेंगे, इनका विकास होगा तो अच्छा इनके बच्चों को विटामिन का खाना मिलेगा तो इनके बच्चे भूखों मरेंगे नहीं। तो इस तरीके से भारत में जो है इनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। तो बाबा साहेब का अम्बेडकर का जो संविधान वो चाहते थे उस तरह का संविधान इस देश में लागू हो जाएगा। और आर्टिकल 39 भी ये कहता है कि भारत के संसाधनों में सभी नागरिक का समान अधिकार है। लेकिन हम यहाँ देखते रहे हैं 75 सालों से कि यहाँ पर जाति के नाम पर हत्याएं हो रही है, को शोषण हो रहा है, गरीबी के नाम पर हत्याएं हो रही है, शोषण हो रहा है, कानून में उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, न्यायालय में जो जज हैं उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं और पुलिस थानों में कानून के द्वारा जो अधिकार जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब है उसको कानून का कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसे भटकना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है, जो वो चाहते थे कि भारत अशोक सम्राट के जो राज्य था उस तरह का जो समानता का अधिकार था उस तरह का भारत बने। तो दोस्तों इस देश में महिलाओं को अगर 90 लाख करोड़ में से हर जिले में एम्स जैसा अस्पताल बनाया जा सकता है, डिग्री कॉलेज हर जिले में बनाया जा सकता है, हर गांव को सड़कें बनाई जा सकती है, हर गांव के लिए गरीबों के लिए मकान बनाया जा सकता है, नदियां और सभी लोगों को खुशहाल किया जा सकता है। अगर समान संपत्ति का अधिकार लागू हो जाए इस देश में तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मेमोरेंडम था जो वह संविधान में डालना चाहते थे, राष्ट्रीयकरण खेती का और शिक्षा स्वास्थ्य का हो, तो दोस्तों वह पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर सभी मेरे जो साथी आए हैं और यहाँ के सभी रहवासियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़े हैं, उनके बारे में यहाँ के सभी जो अल्पसंख्यक हैं, SC ST और OBC के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, जो 100% महिलाएं हैं, इन सब की लड़ाई अगर किसी ने लड़ा तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ा। और इनकी बदौलत ही आज जो हम बम्बई में रह रहे हैं तो इनकी बदौलत ही हम रह रहे हैं। आज जो भी कुछ हमें संवैधानिक अधिकार मिला है सब इनकी बदौलत ही मिला है। संविधान के पहले ना यहाँ कोई महिलाओं को अधिकार था, ना यहाँ कोई जो शोषित समाज था उसको कोई अधिकार था। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ जो अनिल जायसवाल जी जो इस कार्यक्रम को रखे हैं, हरीश यादव जी जो इस कार्यक्रम को रखे हैं और भीम रतन पंथर, मनोज भाई संसारे जो बहुत इस समाज के बहुत क्रांतिकारी नेता थे, उनका देहांत हो गया है लेकिन आज हम उनको याद करते हैं। इनका जीवन भी बाबा साहेब अम्बेडकर के जो पथशिलों पे चलते हुए इन्होंने इस वार्ड के लिए और इस समाज के लिए उन्होंने नहीं देखा कि कोई अगड़ा है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, सभी लोगों के अधिकारों के लिए वो लड़े। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद विजय यादव जी। आप